तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसा कि साथियों हम पूर्व अपने कालांश में बात कर रहे थे कि महाराणा प्रताप गोहिल वंश के सिसोदिया वंश के शासक किस तरीके से अपने ओजस्विता, स्वाभिमानी और शूरवीरता के लिए विख्यात हुए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए और अपनी संस्कृति के बचाने के लिए हमेशा-हमेशा के लिए नौछावर हो गए। जैसा कि साथियों आप सबको पता होगा कि हम गुहिल वंश के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कि गुहिलोत या गहलोत या गुहिल वंश कौन था? इतिहासकारों के क्या मत है और कौन से इतिहासकार का मत हम स्वीकार कर सकते हैं या मतभेद है तो मतभेद क्यों है? और इनके साथ ही हम इनके गुहिल वंश के जो सबसे पहले या प्रतापी शासक बप्पा रावल के बारे में बात करते हुए आज के कालांश को समाप्त करेंगे। चलिए साथियों बिना देरी किए हम आज की बात करते हैं। जैसा कि साथियों आज हम बात कर रहे हैं गुहिल वंश की। किसकी बात कर रहे हैं? गुहिल वंश। अगर हम मोटे तरीके से बात करें साथियों तो गुहिल वंश का ही अन्य नाम है गहलोत। क्या नाम है साथियों? गहलोत। अब गुहिल वंश है जिनका शासन रहा मेवाड़ में। कहाँ? मेवाड़ में। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो मेवाड़ के गोइल है ये लगभग 566 ईस्वी में एक शासक का नाम होता है जिसका नाम होता है गुहिल। क्या नाम होता है? गुहिल ने सबसे पहली बार गुहिल वंश की नींव रखी और यहीं से गुहिल वंश की वंश शाखा है जो आगे बढ़ती है। 566 ईस्वी में हीराचंद गौरीशंकर ओझा डॉक्टर साहब बताते हैं हमें ऐसा कि गोइल नाम करके एक व्यक्ति था जो किस मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। ठीक है ना? अब देखिए साथियों इससे पहले गुइल थे कौन? तो अगर हम बात करें तो एक अकबर का दरबारी था अबुल फजल। क्या नाम है साथियों? अबुल फजल कहता है कि ईरान के बादशाह या शासक नौसे खां की संतान है। किसकी संतान है साथियों? नौसे खां। ये कौन कहता है? ये अबुल फजल कहता है जो अकबर का दरबारी कवि है। इसके साथ ही साथियों हम अन्य भारतीय विद्वानों की बात करें या भारतीय इतिहासकारों की बात करें तो इनमें हम बात करें नैणसी, राव मुहणोत नैणसी जो जोधपुर का महाराजा जसवंत सिंह के समय का दरबारी कवि है जोधपुर का। तो नैणसी नैणसी बताते हैं कि ये ब्राह्मण थे। कौन थे साथियों? ब्राह्मण। नैणसी के अनुसार गोहिल कौन थे? ब्राह्मण। इसी के साथ ही जो अपने डी आर भंडारकर है, डी आर भंडारकर, डी आर भंडारकर भी क्या बताते हैं कि ये गोहिल है। और इनके साथ ही डी आर गोहिल जो है वो ब्राह्मण है। और इसके साथ ही डी आर भंडारकर के अलावा भी जैसे कुंभलगढ़ शिलालेख, कुंभलगढ़ शिलालेख में भी बताया गया है कि ये जो अपने ये है गोइल है वो कौन है? ब्राह्मण है। इसी के साथ ही साथियों कर्नल टॉड बताते हैं। कौन बताते हैं? कर्नल टॉड। कर्नल टॉड क्या कहते हैं? कर्नल टॉड कहते हैं कि ये जो गोहिल है वो मांडलगढ़ के, नहीं माफ कीजिए, वल्लभी के वंश के हैं। जो वल्लभी के शासक है उनके वंश के हैं। ये कर्नल टॉड भी यही कहता है और यहाँ तक कि कवि राजा श्यामल दास भी यही कहते हैं। श्यामल दास, यही श्यामल दास की कौन सी पुस्तक है? तो श्यामल दास अपनी पुस्तक वीर विनोद में लिखता है, वीर विनोद। और वीर विनोद में बताता है कि ये कहाँ के हैं, जो ये वल्लभी के शासकों के वंश के हैं। ये इन सब के बारे में अपने अलग अलग बातें बताई गई है कि गोइल कौन है या क्या है। अब देखिए साथियों एक कुंभलगढ़ ये शिलालेख है या कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इन्हीं के आधार पर ही डी आर भंडारकर ने कहा है कि ये जो मेवाड़ के जो गोइल है वो कौन है या जो मेवाड़ के गहलोत है वो कौन है? अपने ब्राह्मण है। अब जो और इनका संबंध कहाँ से? आनंदपुर से है साथियों।
ये इनके अनुसार है कि आनंदपुर के ब्राह्मण। अब देखिए, टोटल जो अपने गुहिलों की 24 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं हैं। 24 शाखाओं में सबसे, अगर कोई प्रतापी शासक की बात मतलब सबसे श्रेष्ठ शाखा की बात करें तो वो फिर मेवाड़ के गुहिल है। मतलब इनमें मेवाड़ के गहलोत है, जिसमें महाराणा प्रताप है, बप्पा रावल है, महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, रायमल है, उदय सिंह है। ऐसे मतलब बहुत सारे महान नेतृत्व करता हुए थे, जिनका हम अमीर के बारे में भी पढ़ते हैं। एक हमीर रणथंभौर के चौहान वंश का शासक, वो हमीर हट, वो अलग थे वो। और एक हमीर अपने चित्तौड़ में भी आएंगे। मतलब मेवाड़ के इतिहास में भी हमें हमीर को पढ़ना पड़ेगा। अब साथियों, इनकी बात करते हुए हम आगे बढ़े तो हम बात करते हैं कि इनका जो सबसे पहला प्रतापी शासक कौन सा हुआ। तो जैसा कि साथियों हमने पहली बात ये की कि जो मेवाड़ है, और मेवाड़ का जो पहला गुहिल वंश का शासक है वो किसे बनाया गया? वो बनाया गया है आपने 566 में। किसे? गुहिल को। गुहिल 566 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। ठीक है, ये जानकारी कौन देते हैं हमें? ये जानकारी देते हैं डॉक्टर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ओझा साहब हमें ये जानकारी देते हैं कि इन गोइलों का पहला मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन था? गोइल था, जो 566 ईस्वी पूर्व में मेवाड़ का शासक बनता है। इनके बाद इनकी पीढ़ियों में बहुत मतलब कई अच्छे होते हैं, मतलब कहने का मतलब एक शासक बनते हैं, लेकिन उनकी इतनी जानकारी नहीं मिलती है, ना ही उन्होंने कोई इतना महत्वपूर्ण या बड़ा कार्य किया है। फिर नाम आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल। बप्पा रावल का शासनकाल है साथियों 734 से लगाकर 753 तक ईस्वी। 734 से 753 ईस्वी तक बप्पा रावल का शासनकाल रहता। अब देखिए, बप्पा रावल के गुरुजी का नाम क्या है? गुरुजी, तो गुरुजी का नाम है वो है आरित ऋषि। क्या नाम है साथियों? आरित ऋषि। देखो, ऐसी किंवदंतियां है कि बप्पा रावल छोटे थे तो आरित ऋषि के आगे सेवा करते थे, उनकी गायों को वगैरह चराते थे, उनके पशु धर्म की पालन करते थे, मतलब पशु पशु धर्म को चराते थे, धन को। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि जिस समय हरित ऋषि का अंतिम समय नजदीक था, उस समय हरित ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि इस क्षेत्र पर तुम्हारा राज होगा। तो ऐसा ही हुआ बाद में। और इतिहासकार ये भी बताते हैं कि उस समय चित्तौड़ का शासक था मानमोरी, और मानमोरी है जो विदेशी आक्रांताओं को परास्त करने में असफल हो गया। तो इसलिए जो ये बप्पा रावल है, इन्होंने क्या किया? विदेशी आक्रांताओं को बाहर भगाने में सफलता प्राप्त की, और मानमोरी को परास्त करके खुद क्या बन गए? चित्तौड़ के शासक बन गए। कब बने? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 734 ईस्वी में विदेशी आक्रमणकारियों को भगाकर, ठीक है, तथा चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर मेवाड़ का शासक बन गया। मेवाड़ का शासक बप्पा रावल बन गया। मेवाड़ का शासक कौन बन गया साथियों? बप्पा रावल बन गया। कब? 734 ईस्वी में ऐसा होता है। अब देखिए साथियों कि 734 ईस्वी में विदेशी आक्रमणकारियों को भगाकर, विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? मतलब मुस्लिम आक्रांता वगैरह थे, उनको इन्होंने भगाया था। हम ये भी जानते हैं कि 713-14 के आसपास सिंध पर मतलब जो मीर सैन अपने माफ कीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम वगैरह आ जाते हैं और आक्रमण करते हैं। दाहिर सैन वाला, उनकी जो भी है, उनके खुद के सेनापतियों के द्वारा ही विश्वासघात कर दिया जाता है। तो ये घटनाएं हम जरूर जानते हैं और पढ़ते भी हैं। तो साथ तो विदेशी आक्रमणकारियों मुस्लिमों को भगाया, इसीलिए इन्हें एक इतिहासकार हुए हैं सीवी वैद्य। क्या नाम है साथियों? सीवी वैद्य। और सीवी वैद्य ने इन्हें किसकी संज्ञा दी है? चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा दी है।
चार्ल्स मार्टेल। अब देखिए, अब ये चार्ल्स मार्टेल कौन था? तो चार्ल्स मार्टेल एक यूनानी नहीं, यूरोप का सेनापति, यूरोपीय सेनापति था, यूरोपीय सेनापति। और इसने क्या किया साथियों? इसने सबसे पहली बार यूरोप से किसे खदेड़ा था? यूरोप से मुसलमानों को पराजित किया था, या यूरोप से मुसलमानों को भगाया था। इसीलिए इनका मतलब चार्ल्स मार्टेल ने भगाया था। और इसीलिए पहले राजस्थान में बाहर खदेड़ने वाला कौन है, या राजपूताना में खदेड़ने वाले कौन है? तो वो बप्पा रावल है। इसीलिए बप्पा रावल को सीवी वैद्य ने किसकी उपाधि दी है? चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी है। अब साथियों आगे कि ये बप्पा रावल क्या है? तो बप्पा रावल एक उपाधि है साथियों। तो ये किसने कहा कि बप्पा रावल एक उपाधि है? तो ये कहा है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने। ओझा जी ने कहा है कि ये बप्पा रावल क्या है? उपाधि। और इनका वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम है साथियों कालभोज। क्या नाम है? कालभोज। ये कौन लिखते हैं? ये एक तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ही लिखते हैं कि बप्पा रावल इनका वास्तविक नाम नहीं था, वास्तविक नाम कालभोज था, बप्पा रावल इनकी उपाधि थी। और इसके साथ ही कविराजा श्यामल दास अपनी पुस्तक वीर विनोद में भी बताते हैं कि बप्पा रावल तो इनकी ख्याति थी, बाकी इनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। और उन्होंने वर्णन करते हुए ये भी है कि बप्पा रावल उस समय के सबसे महान पराक्रमी, शूरवीर और तेजस्वी योद्धा थे। ऐसा करके उन्होंने बप्पा रावल की प्रशंसा करते हुए लिखा। यहाँ तक कि इतिहासकार अपनी अपनी बातें बताते हैं, भिन्न भिन्न इतिहासकार या भिन्न भिन्न पुस्तकें इनके बारे में भिन्न भिन्न बातें बताती है। हम ये भी पढ़ते हैं कि उदंतियां ये भी है साथियों की एक साथ ही 2 भैंसों की बलि देना, इतनी ताकत, इसके साथ ही 4-4 बकरों का एक साथ भोजन करना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अपने जो भी है 35 हाथ लंबी धोती पहनना, 16 हाथ का दुपट्टा अपने कंधों पर रखना, और इनके साथ ही लंबा, और इनके साथ ये भी पढ़ते हैं कि इनके पास 32 मन की तलवार थे या उनकी खड़ग थी। खैर ये अतिशयोक्ति होगी किसी कवि की, बाकी इतना हम नहीं कह सकते, हालांकि ये किताबें बताती है। खैर हमें ये याद नहीं करना है, हमें याद ये करना है कि उन्होंने किस तरीके से अपना महत्वपूर्ण कार्य दिखाया। अब साथियों हम आगे बात करें तो अब बप्पा रावल के समुद्र में हमें क्या प्राप्त हुआ? तो एक तो मिला है हमें 115 ग्रेन का सिक्का, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का। कितने ग्रेन का? 115 ग्रेन का, ये बप्पा रावल के समय। और इसके साथ ही बप्पा रावल के समय हमें और क्या मिला? तो बप्पा रावल की जो जिस समय बप्पा रावल मेवाड़ के शासक बने उस समय उनकी राजधानी थी नागदा। राजधानी कौन सी थी? नागदा। ये याद रखना साथियों। और नागदा में बप्पा रावल की क्या हुई? मृत्यु, या हम कह सकते हैं निधन। निधन कहाँ हुआ? नागदा में। और इस नागदा में जो बप्पा रावल की छतरी है वो बप्पा रावल का मंदिर के नाम से विख्यात है, बप्पा रावल जी का मंदिर। ठीक है ना? बप्पा रावल की छतरी कहाँ बनी हुई है? नागदा में, और वो छतरी बप्पा रावल जी के मंदिर के नाम से विख्यात है। इनके साथ ही साथियों अगर हम आगे बढ़े, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है कि 115 ग्रेन का सोने का सिक्का भी मिला है उनके साथ, नागदा इनकी राजधानी भी थी। और इनके साथ ही इन्होंने कैलाशपुरी में एक मंदिर बनाया, कैलाशपुरी पुरी में एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण, एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण। तो साथियों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? तो एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं, वो कहाँ करवाते हैं? अपने कैलाशपुरी में करवाते हैं। नागदा के आसपास ही एक क्षेत्र है कैलाशपुरी, मेवाड़ में ही है। ठीक है, वहां क्या किया जाता है? एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इसमें हमें ये चीज है कि साथियों तो एकलिंगनाथ कौन है? तो ये मेवाड़ के इष्ट देवता है, मतलब गुहिलों के इष्ट देवता है। एकलिंगनाथ जी कौन है? मेवाड़ के या गुहिलों के इष्ट देवता है जो एकलिंगनाथ जी है। और उनका मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी में। अब देखिए यहाँ एकलिंगनाथ जी का काला पत्थर होता है जो भगवान शिव की मूर्ति होती है। एकलिंगनाथ जी में भगवान शिव है। और ऐसा बताया जाता है कि मेवाड़ के शासक अपने आप को क्या मानते थे? एकलिंग जी के दीवान। असली या वास्तविक राजा तो कौन है कि अपने जो है एकलिंगनाथ जी खुद स्वयं है। ठीक है साथियों, और ये कौन से संप्रदाय का था? तो ये लकुलिश संप्रदाय का था, लकुलिश संप्रदाय।
ठीक है, शिव भक्तों की एक शाखा है लकुलिश, और लकुलिश संप्रदाय का एक लिंगनाथ जी का मंदिर था, वो कहाँ कैलाशपुरी में बना हुआ है। तो मेवाड़ के जितने भी गुहिल शासक है वो सब लकुलिश संप्रदाय है उनकी ओर अपना झुकाव रखते हैं, भगवान शिव की ओर झुकाव रखते हैं। साथियों, अगर मोटे तरीके से बात करें तो ये बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल के बारे में बाद में हमें आठपुर प्रशस्ति बताती है, जो लमसम 10वीं शताब्दी की है। वो ये बताती है इनके बाद नाग जैसे व्यक्ति हुए, पैदा हुए थे। कुछ मतलब शासक भी बने, लेकिन धीरे-धीरे उनकी स्थिति कमजोर होती गई। बाद में हम ये पढ़ते हैं कि एक रण सिंह नाम करके व्यक्ति आता है। क्या नाम है साथियों? रण सिंह नाम करके व्यक्ति है। और रण सिंह क्या करते हैं? रण सिंह के समय ये जो मेवाड़ की जो शाखा है या मेवाड़ की ये जो गुइल है, ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। एक शाखा मतलब राणा शाखा हो जाती है, और एक होती है रावण। तो किसके समय? रण सिंह के समय। रण सिंह के समय। और रण सिंह का समय कौन सा है साथियों? 1158 ईस्वी में रण सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। ये समय मेवाड़ के गुहिलों गुहिल दो शाखाओं में विभाजित होते हैं। कितने शाखाओं में? दो शाखाओं में विभाजित होते हैं। दो शाखाओं में विभाजित होते हैं। एक शाखा होती है राणा। कौन सी शाखा? राणा। और एक होती है अपने, दूसरी होती है रावल। अगर हम रावल शाखा की बात करें तो साथियों, रावल शाखा का अंतिम शासक होता है, वो कौन होता है? अंतिम शासक। रावल शाखा का अंतिम शासक होता है, इनका नाम होता है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। ठीक है। और ये जो राणा शाखा होती है साथियों, राणा शाखा के पहले शासक होते हैं, वो होते हैं अमीर, जिन्हें राणा अमीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। राणा की अमीर के बाद जितने भी है वो महाराणा लाखा है, या फिर महाराणा राणा या महाराणा की उपाधिदार। हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, राणा कुंभा या महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ते हैं। ये जितने भी शासक हुए हैं, तो राणा अमीर के बाद जितने भी मेवाड़ के शासक है, वो महाराणा की या राणा की उपाधि मतलब शाखा से है। और उनसे पहले वाले हैं रावल। तो रावल शाखा का अंतिम शासक कौन सा हुआ? तो वो रावल रतन सिंह हुआ। ये रतन सिंह वही है कि जो 1303 में चित्तौड़ का शासक, मतलब चित्तौड़ पर पहला शाखा होता है। समर सिंह के बेटे हैं ये, रावल रतन सिंह है। ठीक है, 1303 वाली घटना है। इनके साथ ही हम जैतर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। जैतर सिंह, जिन्होंने भूताला के युद्ध में लमसम 1227 में दिल्ली के गुलाम वंश के शासक अपने इल्तुतमिश को पराजित किया था। इनके साथ ही उनके बाद हम पढ़ेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद को भी पराजित करते हैं। जैतर सिंह है। जैतर सिंह के बाद हम एक जैतर सिंह का उत्तराधिकारी आएगा तेज सिंह, और तेज सिंह का उत्तराधिकारी आएगा समर सिंह। ठीक है साथियों, समर सिंह। और समर सिंह का उत्तराधिकारी आएगा, वो कौन आएगा अपने? वो आएगा जिसे हम कह सकते हैं रतन सिंह। कौन है साथियों? रतन सिंह। इनसे पहले एक इनके गुहिलों में एक और शासक हुआ, प्रसिद्ध शासक, जिनका नाम अल्लट है। अल्लट ने इनकी राजधानी बनाई आहड़। ठीक है साथियों, तो आहड़ भी गुहिलों की राजधानी रही है। किसके समय? अल्लट के समय आहड़ गुहिलों की क्या रही है? राजधानी। आज तो ऐसा करके ये अपने गुहिलों के बारे में हमने पढ़ा, जैसा कि बप्पा रावल के बारे में, और जो विशेष तरीके से कोई अन्य बातें थी उनके बारे में। अब हम साथियों अपने अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द जिनके बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपने महाराणा जो अपने रावल शाखा के जैतर सिंह है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और इनके साथ ही राणा अमीर की कहानी भी पढ़ेंगे, किस तरीके से सामंत सिंह के बाद मतलब अरी सिंह आते हैं, और अरी सिंह अपने पुत्र को राजा न बनाकर किन्हें राजा बनाते हैं? अपने हरि सिंह का पुत्र होता है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह को राणा नहीं बनाया जाता है। सज्जन सिंह फिर वहां दक्षिण भारत में चले जाते हैं, और वहीं से उन्हीं की पीढ़ियों में आगे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। और इधर हरि सिंह अपने भतीज हमीर को क्या कर देते हैं? मेवाड़ की राजगद्दी दे देते हैं। ये हमीर वही है, हम बात करते हैं आगे के जो राणा शाखा का पहला व्यक्ति है। इनके संदर्भ में भी बहुत अच्छी कहानियां हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इतिहासकारों ने क्या क्या दिया है उन सब के बारे में। तो नमस्कार साथियों, आज इतना ही, बाकी बहुत जल्द मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।